तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। खबर फिर वही, सुर्खियां वही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कोशिशें जारी हैं। इस वक्त कायदे से सिर्फ यूपी का मोस्ट वांटेड नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड अगर कहें, क्योंकि बात सिर्फ यूपी पुलिस तक नहीं है बल्कि आसपास के कई स्टेट की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है और वो तमाम पुलिस भी ढूंढ रही है। अभी जब मैं आपके पास आ रहा था 5 मिनट पहले खबर आई कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है जो टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस को देखती है, उसको भी कहा गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली और आसपास में भी विकास दुबे को ढूंढ रही है। बड़े ऐसे कम केसेस होते हैं जिसमें 2-3 दिनों के अंदर रिवॉर्ड जो है, इनाम जो है वो बढ़ता जाता है। तो पहले 50,000 हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, 2.5 लाख हुआ, अब 5 लाख हो गया। तो विकास दुबे के सर पे 5 लाख का इनाम है, जो भी उसके बारे में खबर दे। यूपी पुलिस के एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल बताई। कई चीज़ें एक साथ हो रही हैं। असली कहानी पे आगे आऊँगा, पहले आपको थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। एक तो ये हुआ कि जब से ये एनकाउंटर हुआ अब तक विकास दुबे के 3 खास जो मेंबर हैं गैंग के, उनका एनकाउंटर हो चुका है। पहला एनकाउंटर जो उसके 2 साथियों का हुआ था वो 3 जुलाई को ही हुआ था, कानपुर के ही पास गाँव में 2 लोग उसमें मारे गए थे। उनमें से एक के पास से एक वो पिस्टल मिली थी 9mm की, जो पुलिस टीम से लूटी गई थी उस वारदात के वक्त। तो 2 लोग मारे गए। दूसरा एनकाउंटर आज सुबह हुआ हमीरपुर में, और अमर दुबे ये बड़ा राइट हैंड माना जाता है विकास दुबे का और उसके साथ हमेशा रहता है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीम वहाँ पे गई। एनकाउंटर हुआ, उसमें जो लोकल पुलिस के थाना अध्यक्ष हैं उनको भी गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को भी गोली लगी है और अमर दुबे मारा गया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। 3 लोग अब तक विकास दुबे के गैंग के इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 10 लोगों को पुलिस ने उसके गैंग मेंबर के खास गिरफ्तार किया है। हमीरपुर, लखीमपुर खेरी, चंदौली, इसके अलावा बुलंदशहर, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बिसरख, नेपाल बॉर्डर के पास, टोटल मिला के 12 ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दबिश डाली जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 14 गांव में तलाशी ली जा रही है। उन गांव में रहने वाले करीब 200 रिश्तेदार और जानकार, उनके घरों की तलाशी ली गई, उनके ज़रिए बाकी लोगों की तलाशी ली गई। 50 से ज़्यादा टीमें इसमें शामिल हैं। एसटीएफ अलग से अपने कोशिश कर रही है और इस वक्त कायदे से कहें तो 3 स्टेट की और पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस, ये भी ढूंढ रही हैं विकास दुबे को। लेकिन नतीजा अभी भी 6ठा दिन है, विकास दुबे हाथ नहीं आया। बट 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब हुई। एक, कल रात को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ आता है और उस सीसीटीवी फुटेज फरीदाबाद सेक्टर 27 का था। उसमें एक गेस्ट हाउस है, यो गेस्ट हाउस। एक शख्स नीली टी शर्ट पहने हुए काउंटर पे दिखाई देता है। पेट उसका बाहर निकला हुआ है और चेहरा मास्क से ढका हुआ है। हुलिया हूबहू विकास दुबे जैसा है। ये उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज की पहली तस्वीर है। इसके बाद की दूसरी तस्वीर जो देती है वो ये है कि एक शख्स नीली टी शर्ट पहने हुआ है, कंधे पे बैग है और वो सड़क किनारे खड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद अचानक एक ऑटो आता है, वो ऑटो रुकवाता है और उसमें बैठ जाता है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें, बाहर खड़े होने की और फिर ऑटो पे बैठने की। तीनों तस्वीरें में शख्स एक है, मास्क पहने हुआ है, हुलिया, कदकाठी, सब कुछ विकास दुबे से मिलता है। तो अब सवाल ये है कि क्या विकास दुबे फरीदाबाद पहुंचा था? उस गेस्ट हाउस के मैनेजर से जाकर हमारी टीम ने बातचीत की, पुलिस ने भी बातचीत की, तो उसने बताया कि हाँ, एक शख्स आया था, ये जो कैमरे में है, और ये एक रूम मांग रहा था। तो जब उससे उसका आईडी कार्ड मांगा गया तो उसने कुछ बहाने बताया कि है नहीं और ये। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ सस्पिशियस लगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है रूल है, बिना आईडी कार्ड के हम रूम नहीं देते। तो मना कर दिया और वो शख्स चला गया। उस गेस्ट हाउस के मैनेजर और बाकी लोग भी लगातार टीवी देख रहे हैं, विकास दुबे के बारे में कहानी मालूम है, लेकिन उनका कहना था कि जिस तरीके से मास्क से सिर्फ आंखें दिख रही थी, बाकी चेहरा ढका हुआ था, तो मुश्किल था पहचानना। तो अब सवाल ये कि क्या ये विकास दुबे था या नहीं। यूपी एसटीएफ या यूपी के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बारे में भी उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी है। लेकिन ये विकास दुबे है कि नहीं, इसको जानना ज़रूरी है।
कैसे जानेंगे। फरीदाबाद में ही हरियाणा पुलिस ने कल एक छापा मारा, फरीदाबाद से ही के इलाके में एक, और उस छापे के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें एक बाप बेटे हैं और एक और शख्स है। इन 3 में से 2 लोगों का रिश्ता इसी बिकरू गांव से है जहां का विकास दुबे रहने वाला है। अब ये गिरफ्तारी हुई, जानकार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बहुत सारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, गैंग के मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं। तो इन 3 गिरफ्तारी से क्या मतलब तब बन जाता है जब इनकी गिरफ्तारी के बाद इन तीनों के पास से टोटल 4 पिस्टल बरामद होते हैं। उनमें से 2 पिस्टल जब चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये 9 mm की पिस्टल है, और 9 mm की पिस्टल सरकारी पिस्टल है जो पुलिस सिर्फ इस्तेमाल करती है, आम लोगों को इस्तेमाल पे रोक है। उसके बाद जब इसकी खबर यूपी STF को दी गई तो वहाँ से पता चला कि दोनों 9 mm की पिस्टल वो पिस्टल है जो 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की जब जान ली गई, उसके बाद उन पुलिस वालों से जो हथियार छीने गए, कुल 5 हथियार छीने गए थे। उनमें से एक हथियार 3 जुलाई को ही कानपुर गांव के पास एनकाउंटर से बरामद हो गया, बचे 4। 2 जो है फरीदाबाद से मिले 9 mm की पिस्टल, तो 3 बरामद हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 मिलने बाकी हैं। और जो 2 हथियार हैं वो दोनों खतरनाक हैं, एक AK-47 है और दूसरा इंसास राइफल है। तो यहाँ पे जो 9 mm की 2 पिस्टल मिली फरीदाबाद में 3 लोगों के पास, तीनों का रिश्ता बिकरू गांव से, और पिस्टल वो जो 2 जुलाई को उन पुलिस वालों से छीनी गई, तो फिर मामला सीरियस हो जाता है। और उसके बाद अगर उसी जहाँ से ये तीनों को पकड़ा गया उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 27 फरीदाबाद के गेस्ट हाउस से जो CCTV फुटेज आता है जिसमें जो शख्स दिख रहा है जो लगता है कि विकास दुबे है, फिर इन दोनों का अगर आप कनेक्ट करेंगे, इनका रिश्ता कायम करेंगे, तो फिर मामला और भी गंभीर हो जाता है। वो इसलिए कि पुलिस वालों से छीनी गई बिकरू गांव से उन 2 पिस्टल की बरामदगी और उसी फरीदाबाद के CCTV फुटेज में मास्क पहने हुए विकास दुबे जैसे शख्स की मौजूदगी, ये दोनों ये तय करते हैं, ये बताते हैं कि विकास दुबे फरीदाबाद में था। तीनों से जब पूछताछ की गई, उनकी पूछताछ की बात पूरी सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी छन के आई है जो फरीदाबाद पुलिस ने बताया वो ये है कि उससे पूछताछ किया गया कि आखिरी बार आपने जब देखा विकास दुबे को तो किस कपड़े में था। जो उन्होंने कपड़ा बताया वो वही नीली टी-शर्ट है। तो कपड़े भी मिल रहे हैं, CCTV फुटेज में वो शख्स भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो फरीदाबाद पहुंच गया। अब यहाँ पे यूपी पुलिस पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी सख्ती, यूपी पुलिस का कहना है चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, 50 से ज़्यादा टीमें हैं, हर ज़िला हर बॉर्डर पे पुलिस फोर्स है, मुखबिरों का जाल है, उसके बाद भी वो कानपुर से निकलकर फरीदाबाद पहुंच जाता है। तो ये एक बड़ी नाकामी है यूपी पुलिस की। फरीदाबाद कैसे पहुंचा ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले फरीदाबाद गया क्यों। एक तो इसके ये जानकार, दूसरा उसका ठिकाना सिर्फ फरीदाबाद नहीं है, 3 ऐसे इलाके हैं जहां उसको ज़रूरत है। एक दिल्ली NCR, दूसरा फरीदाबाद, और तीसरा फरीदाबाद से ही आगे बढ़ेगा तो वो सीधे राजस्थान पहुंच जाएगा। उसकी कोशिश है कि दिल्ली NCR या फिर राजस्थान में सरेंडर करने की, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल पुलिस है, यूपी पुलिस है नहीं, और उसे डर है कि यूपी पुलिस के हाथ पे चढ़ा तो उसे ठीक था एनकाउंटर कर देंगे। तो इस कोशिश में सरेंडर करना भी ऐसा नहीं है कि आप अदालत में अपने आप चले गए और खड़े हो गए सरेंडर हो गया। उसके लिए ज़रूरी है आप वकील हायर करेंगे, वकील वहाँ पे गुपचुप तरीके से बात करेगा, टाइम लेगा, फिर आपको अचानक ले जाएगा, फिर जज साहब मौजूद होंगे तब वो कहेंगे, उसके बाद बेशक वो हवाले कर दें। लेकिन उससे एक फ़ायदा ये होगा कि अदालत के सामने एक बार अगर वो जिंदा मिल गया और फिर पुलिस के हवाले किया गया, तब पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अपनी कस्टडी में उसका वो ख्याल रखे। अगर उसका कुछ हो जाता है, एनकाउंटर हो जाता है, तो फिर यूपी पुलिस पे सवाल उठेंगे और उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा जिनकी कस्टडी में रहते हुए उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो ये पेच फंसता है यहाँ पर। आखिरी खबर यही है कि वो दिल्ली के आसपास है और इसी कोशिश में है कि वो सरेंडर करे। अब किसी अपने जानकार पुलिस वालों के ज़रिए, वकील के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, ये पता नहीं, लेकिन उसको लेकर पूरी कोशिश है। एक खबर ये भी आई कि वो न्यूज़ चैनल के थ्रू सरेंडर करना चाहता है ताकि कैमरे पे उसकी दिखा दे कि मैंने सरेंडर कर दिया तो उसकी जान बच जाए। ये खबर आज नोएडा पुलिस तक भी पहुंची और आज नोएडा में तो कि ज़्यादातर क्या लगभग एक न्यूज़ चैनल को छोड़ के सारे चैनल जो है उनका दफ्तर नोएडा में ही है, फिल्म सिटी में। तो आज नोएडा के आसपास बॉर्डर पे पुलिस की भी सख्ती थी। मैं जब घर से ऑफिस आ रहा था तो भी देखा कि आज ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस थी और अभी तक
आमतौर पे सिर्फ गाड़ियों को देख कर जाने दिया जाता था, शीशा उतार उतार कर देखा जा रहा है कि कहीं कोई विकास दुबे तो इसमें नहीं है, किसी मीडिया हाउस में सरेंडर करने तो नहीं जा रहा है। तो एक ये भी है, बहुत सारे लोगों का हम लोगों के पास भी फ़ोन आ रहा है कि यार तुम लोग तो कहीं ऐसा नहीं जो सरेंडर करा रहे हो। तो एक ये भी है जिसकी वजह से ये सारी सख्ती चल रही थी। तो अभी तक दिल्ली में होने की खबर है, लेकिन कहाँ है कुछ पता नहीं है। दिल्ली में है भी या दिल्ली से निकल गया, फरीदाबाद से आगे राजस्थान चला गया, ये भी पता नहीं, यूपी पुलिस को भी पता नहीं। लेकिन अब सवाल है कि इतनी सख्ती के बाद कानपुर से विकास दुबे फरीदाबाद कैसे पहुंचता है, क्योंकि हर हाईवे एक्सप्रेसवे पे नाका है, सख्ती है, पोस्टर छपे हुए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि 2 जुलाई की सुबह से ही उन्होंने अलर्ट मैसेज भेज रखा है हर एक जगह पे, तो ऐसा कोई भी शख्स जाए तो वो पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो पुलिस से पता चली, जो रूट उसने इस्तेमाल किया, और दूसरा कैसे निकल गया। यूपी पुलिस के एक टॉप ऑफिशियल का कहना है कि क्या करें, कुछ चीज़ें कई लोगों के लिए वरदान साबित हो जाती हैं। कोरोना ने हम सबको मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया हमारे लिए, और यूपी में भी ये है कि अगर आप मास्क नहीं पहन के बाहर निकलते हैं तो इसके लिए जुर्माना भी है। दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। ये मास्क विकास दुबे के लिए ढाल बन गया। जो सीसीटीवी फुटेज में है उसमें भी उसका चेहरा ढका हुआ है। आम अगर कोई दौर होता, ये मार्च से पहले की बात होती, तो देश में अपने यहाँ कोई चेहरा ढक के निकलता नहीं है, बल्कि कोई आम दिनों में नॉर्मल अगर कोई मास्क पहन के, जैसे बहुत सारे विदेशी आते हैं और वो मास्क पहन के कहीं कनॉट प्लेस उधर घूम रहे हैं, तो बहुत सारे लोग घूर के देखने लगते हैं, यार ये कैसा आदमी है, क्या इतने हम लोग जहरीली आबो हवा में जी रहे हैं जो ये मास्क पहन के घूम रहा। तो कई बार मुझे भी ये शुरू में लगता था, धीरे धीरे अब पता चला कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो अगर वो आम दिन होता तो शायद विकास दुबे मास्क पहनकर घूमता तो ज़्यादा लोग शक करते और वो पकड़ा जाता। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर शख्स अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपाया हुआ है, और यही मास्क उसके लिए ढाल बन गया, क्योंकि मास्क हटा कर तलाशी नहीं हो रही है। वैसे भी कोरोना का खतरा है, पुलिस वाले दूर से ही आपको देखते हैं, पूछते हैं, 2 गज की दूरी रख के बात करते हैं। लेकिन यह है कि वो कानपुर से कैसे पहुंचा। तो जो पूरा रूट पता चला और जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन 10 लोगों में जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कुछ लोग वो हैं जो 2 जुलाई की उस ऑपरेशन में उसके साथ थे, जिन्होंने पुलिस टीम पे गोलियां चलाई। उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने जो कहानी सुनाई है उसके आधार पर जो पुलिस ने अपना नतीजा निकाला है वो मैं आपको बताता हूं कि रात 1:30 बजे के आसपास गोलियां चलनी बंद हो गई। सारी फायरिंग जो हो रही थी वो विकास दुबे के घर के फ्रंट के साइड में हो रही थी, सामने की तरफ, जहां मेन गेट था उसका, और पुलिस की टीम मेन गेट के सामने थी। मेन गेट की तरफ ही और मेन गेट के अंदर ही विकास दुबे और उसके लोगों की गाड़ियां पार्क थी। उसमें बाइक भी थी, साइकिल भी थी, अलग अलग कार भी थी, एसयूवी भी थी। तो सारी गाड़ियां सामने की तरफ पार्क थी। जब 1:30 बजे फायरिंग हुई और इतनी 300 से 400 राउंड गोलियां चल गईं, उसके बाद गोलियां चलनी बंद हुई, तब तक विकास दुबे और उसके लोगों को लग चुका था कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। इसके बाद अब उन लोगों ने अपने बचने का तरीका सोचना शुरू किया। अब इस दौरान कुछ घायल पुलिस वालों ने बैकअप टीम को फ़ोन कर दिया। उधर से पुलिस की दूसरी टीम निकल रही थी। इन्हें यह मालूम था कि सामने की तरफ से भागेंगे तो ये पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। तो विकास दुबे ने भागने के लिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल किया अपने घर के, और उसके पीछे खेत था घर के। तो अपने घर से निकलता है जब गोलीबारी शांत होती है, और उसके गुर्गे अलग अलग दिशा में सभी भागते हैं। विकास दुबे भी भागता है। कहते हैं कि रात को ये अंधेरे में कई किलोमीटर तक खेत में दौड़ता रहा, और चूंकि खेत में गाड़ी भी नहीं चला सकता, गाड़ी घर के सामने है, सामने पुलिस है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, और पुलिस की बैकअप टीम कभी भी आ सकती है। तो ये खेत की तरफ, पीछे की तरफ भागना शुरू करता है, और ये भागता हुआ कई किलोमीटर जब सफ़र तय कर लेता है तो उसी खेत के किनारे किसी गांव में अक्सर होता है, घर भी होते हैं, घर के बाहर एक साइकिल पार्क थी। ये साइकिल उठाता और अब साइकिल से भागता है, जो खेत के बीच में पगडंडियाँ होती हैं उस पर, और ये भागते भागते फिर ये पहुंचता है 25 किलोमीटर दूर अपने घर से शिवली, उसी शिवली पुलिस स्टेशन में जहाँ पे 2001 में यूपी के मिनिस्टर का कत्ल किया था, थाने के अंदर घुसकर। तो अब ये शिवली पहुंचता है। शिवली पहुंचने के बाद इसके वहाँ तमाम जानकार और ये थे, और अभी लगभग भोर का वक्त था, और कुछ इसके तमाम राजदार और लोग भी उधर रहते हैं।
शिवली से एक मोटरसाइकिल का जुगाड़ करता है और फिर वो मोटरसाइकिल पे बैठता है और अब साइकिल को वहीं छोड़ देता है। अब जब शिवली से ये निकलता है तो शिवली से दो रास्ते जा रहे हैं, एक कानपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा है और वो रास्ता आसान था इसके लिए भागना, लेकिन उसे लगा कि कानपुर से लखनऊ की तरफ पुलिस की टीम भी भागेगी, तो इसने पुलिस को चकमा देने के लिए कानपुर से लखनऊ की तरफ जाने की बजाय ये चंदौली की तरफ भागना शुरू करता है। चंदौली बनारस के करीब है। कहते हैं कि ये बाइक से ही वहाँ से शिवली से चंदौली तक पहुँचता है और शिवली से चंदौली की जो दूरी है वो करीब 400 किलोमीटर है। तो ये 400 किलोमीटर का सफ़र लगभग बाइक से तय करता है। अब यहाँ पे भी हैरानी है इस बात की कि इस दौरान में कहीं इसको पुलिस नहीं पकड़ती, रोकती नहीं, क्योंकि सुबह होते होते हर तरफ खबर फैल गई थी। एक जगह पर ये अपना मोबाइल ऑन करता है और वो है चंदौली में ही। जब ये चंदौली पहुँचता है और चंदौली से ये कॉल करता है, इसके मोबाइल का सुबह इनकाउंटर के बाद मोबाइल स्विच ऑफ, उसके बाद एक बार ऑन हुआ, वो चंदौली में हुआ और जो पुलिस के पास डेटा है उसमें इसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन चंदौली ही दिखाया। सैटरडे को ये चंदौली में था और इसके बाद इसका मोबाइल स्विच ऑफ होता और उसके बाद से आज तक ऑन नहीं हुआ है। तो चंदौली के जाने के बाद ये एक तरह से मोबाइल नेटवर्क से पूरी तरह से कट जाता है। चंदौली में इसके कुछ जानकार रहते हैं, वहाँ तक भी पुलिस पहुँची, छापे भी पड़े, बट ये चंदौली में ये भी पता चला ये आया था। उसे अब ये भी मालूम था कि पुलिस टीम उसे अब ढूंढ रही है। अब ये फिर चंदौली से निकलता है और कहते हैं कि चंदौली में रहने के दौरान ही इसने अपने किसी ख़ास आदमी के ज़रिए एक कार का इंतज़ाम कराया और उस कार के ज़रिए अब ये हरियाणा की तरफ निकलता है। चंदौली से दिल्ली या हरियाणा की तरफ आने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेसवे भी हैं, हाईवे भी हैं, बट इसने उन रास्तों को चुना जो एक तरह से यूज़ में अब कम है। अब जैसे आप दिल्ली और लखनऊ जाएंगे तो एक्सप्रेसवे है और लखनऊ एक्सप्रेसवे है, आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ नाका और एक बार आप वहाँ घुस गए तो पुलिस को पकड़ना आपके लिए आसान होता है। एक रूट है जो पुराना आगरा जाने के लिए और ताजमहल जाने के लिए था, जो फरीदाबाद होकर होता है और वो बिल्कुल आपको बनारस तक जाती हूँ, कानपुर वानपुर होते हुए। तो इसने उन रास्तों का इस्तेमाल किया जिन रास्तों पर पुलिस की निगरानी कम, नाके कम और टोल लगभग है ही नहीं, और उसी कार में सफ़र करते हुए ये कल फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद में अपने 3 जो इसके ख़ास लोग हैं उनसे मिला और ये कि उनको हथियार दिए और फिर ये एक यो गेस्ट हाउस में पहुंचा। वहाँ रुकने की कोशिश की, कागजात थे नहीं, गेस्ट हाउस ने कमरा देने से मना कर दिया। उसके बाद ये वहाँ से निकल गया। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने जब इन तीनों को गिरफ्तार किया और इसकी जब सीसीटीवी फुटेज आई, उससे पहले ही ये जिस तेज़ी से भाग रहा है उससे एक शक ये पैदा होता है कि इसको कहीं से खबर लग गई थी कि यूपी पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिल गई है कि वो फरीदाबाद में है और ये हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन से पहले की बात है। तो फिर ये कैसे मिली? तो यही है कि अब भी यूपी पुलिस में, एसटीएफ में उसके कुछ ख़ास वफादार जो उसके पेरोल पे हैं, जो उसकी तनख्वाह पे पलते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं पुलिस वाले, वो काम कर रहे हैं और उसे इस ऑपरेशन की लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस का मूवमेंट क्या है। 2 पुलिस अफसर, एक चौबे नगर का जो थाना अध्यक्ष है विनय तिवारी, उसको आज एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उसी चौबे नगर पुलिस स्टेशन का एक चौकी का जो इंचार्ज है उसको भी पुलिस ने एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया, इस इल्ज़ाम में कि इन दोनों का सांठगांठ है विकास दुबे के साथ और ये मुखबिरी करते थे। तो विकास दुबे बेशक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, 2 पुलिस वाले ज़रूर गिरफ्तार हो चुके हैं और अब भी यही है कि पुलिस के इस ऑपरेशन की जानकारी कहीं ना कहीं से लीक हो रही है जो विकास दुबे तक अलग अलग ज़रिए से पहुंच रही है। तो वो कौन लोग हैं? और यूपी पुलिस के एक टॉप ऑफिशियल से इससे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा हमारे लिए इस ऑपरेशन में सबसे मुश्किल यही आ रही है कि भरोसा किस पे करें। कोई ऐसा ऑपरेशन या मूवमेंट या किसी मुखबिर से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो फलाने जगह छुपा हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे पास करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये इन्फॉर्मेशन जो आगे पास कर रहे हैं पुलिस के ही अंदर मौजूद उस भेदिये तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, क्योंकि वो उससे पहले विकास दुबे तक पहुँचा देगा। तो ये एक बड़ा कठिन काम है पुलिस की इस ऑपरेशन की गोपनीयता को बरकरार रखने का, बट पुलिस की कोशिश जारी है। विकास दुबे अभी तक हाथ नहीं आया है और
एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो आज एडीजी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी हैं उन्होंने कही, उससे आप इस पूरे ऑपरेशन का अंजाम आसानी से समझ सकते हैं। मेरे अपने करियर में मुझे नहीं लगता कि किसी सीनियर पुलिस अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह ऐलानिया कभी किसी क्रिमिनल के बारे में इस तरीके की लाइन का इस्तेमाल किया है, और वो लाइन से ही सारा मतलब समझ में आ जाता है। उन्होंने लाइन ये कहा है कि जो उसने किया है विकास दुबे ने, बदले में उसके साथ ऐसा होगा जो एक नज़ीर बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा, और उसको अपने किए पर पछतावा होगा। अब ये लाइनें बड़ी सिंपल और सपाट हैं, लेकिन इसके मतलब अगर आप समझें गहराई में तो ये है, कायदे से पुलिस का काम होता है क्रिमिनल को पकड़ना और पकड़कर अदालत में पेश करना, अदालत में सबूत देना, अदालत उसे सज़ा सुनाती है। लेकिन यहाँ जो एडीजी साहब ने कहा, उसका कहने का उनका मतलब ये है कि उसके साथ वो होना है जो कि एग्जाम्पल सेट होगा, नज़ीर बनेगा और उसको पछतावा होगा। तो मतलब पुलिस ने एक तरह से तय कर लिया है कि उसका अंजाम क्या होगा। आप लोग समझदार हैं तो आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप भी समझ जाएंगे कि अगर एक एडीजी लेवल की अफसर इस तरीके की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड पर कैमरे पे कह रहे हैं तो इसका मतलब है यूपी पुलिस तैयार बैठी है और विकास दुबे का अंजाम तय है। कब, कहाँ, कितने बजे, कैसे, बस इस सवाल का जवाब सामने आना बाकी है। तो आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। यह बहुत मुमकिन है कि इसी केस में बहुत सारे अपडेट आ जाएं, या हो सकता है कि विकास दुबे की कहानी ख़त्म हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, सरेंडर कर दे, एनकाउंटर हो जाए, तीनों में से कुछ भी। तो फिर वो अपडेट और बाकी क्राइम तक पे विकास दुबे से जुड़ी हुई तमाम जो लेटेस्ट जानकारी है वो आप तक दीपक, आसिम और वनिता पहुँचा ही रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।